हाँ जी बच्चों, ये लास्ट क्लास में 18th इलिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया था। फिर भी ये 18 दोबारा से हो जाएगा, क्योंकि मुझे आज 18 नहीं करना क्वेश्चन, मेरे को आज करना है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, और 19th क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन एज गिवन इन प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस इलिस्ट्रेशन। मतलब हमारे को पिछला क्वेश्चन इंक्लूड करके और फिर क्या करना है, नया जो है उसको करना है। मतलब 19th क्वेश्चन के लिए हमें 18th क्वेश्चन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं इस 18th क्वेश्चन को और 19 के साथ मिला करके करेंगे। थोड़ा सा डाटा आप लोग भूल गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है, याददाश्त आप लोगों की कमजोरी रहती है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है, ए ऑफ आगरा हु एंटर्ड into some consignment transaction with B of Bareilly provide that the following information। ये इंफॉर्मेशन भाई साहब हमें दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है पहले पॉइंट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि गुड्स कंसाइन 10,000 यूनिट्स एट द रेट 25 पर यूनिट ऑन 1st of April, ठीक है। द परफॉर्मा इनवॉइस वाज मेड बाय एडिंग 25% ऑन कॉस्ट। अब ना हमारे दिमाग में ना छूटते ही क्या आ जाता है, सबसे पहले कि ये जो चीज है, ये जो अमाउंट है 25 पर यूनिट, ये क्या है, ये कॉस्ट है। कॉस्ट प्लस 25% हम सोच लेते हैं, लेकिन नहीं, वहां पे लिखा हुआ गुड्स कंसाइंड की गई हैं 25 रुपए पे। तो 25 रुपए अपने आप में क्या है सर, इनवॉइस प्राइस है। ये हमारा इनवॉइस प्राइस है। और इनवॉइस प्राइस के अंदर क्या इंक्लूड है, इनवॉइस प्राइस के अंदर हमारे पास में ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है, यानी कि ये क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। ये है हमारे पास में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है सर। 25 रुपए की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, ओके। इसके बाद लिखा हुआ है एक्सपेंसेस किए गए हैं कंसाइनर के द्वारा 47,500 के, ठीक है सर। एक BR ड्रॉ किया गया है बी के द्वारा, जो कि पेबल है 50 रुपए और 50,000 रुपए का पेबल है ऑन 30th of September। अगर जहां तक मुझे याद है तो ये क्या था हमारे पास में, ये 5 महीने के लिए था, 5 महीने के लिए था ना, ठीक है, ओके। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि इसको हमने 30 अप्रैल को बी से लिया था और एन कैश कब करा लिया है, क्या नाम है, 30 अप्रैल को लिया था, और ये पेबल कब था, 30 सितंबर को था। तो 5 महीने ही बनते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरा आ जाएगा, 30 सितंबर तक है, तो 5 महीने का है, ठीक है। और इसको हमने 18% पे क्या किया था, 18% पे डिस्काउंट करवा लिया था। तो हमारा ये अमाउंट कितना आ गया था, 50,000 इंटू 18% का 5/12, कितना आ गया था ये अमाउंट, 3750 डिस्काउंटिंग चार्जेस थे। और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इन डिस्काउंटिंग चार्जेस को आप कहां ले जाएंगे सर, कंसाइनमेंट अकाउंट में ले जाएंगे। क्यों कंसाइनमेंट अकाउंट में ले जाते हैं, इसलिए ले जाते हैं क्योंकि हमें हर कंसाइनी से अलग अलग डाटा रखना है कि हमें कितने उसके ऊपर एक्सपेंस लगे और क्या उससे हमने रिसीव किया। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, ठीक है। नॉर्मली इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री इसकी क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री इसकी बनेगी BR अकाउंट डेबिट टू बी, और फिर सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR, और फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस को कहां पे डाल दिया जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। ये बात हमने डिस्कस कर ली। हटाता हूं मैं इसको ताकि ज्यादा भीड़ ना लगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी अनलोडिंग चार्जेस है 4900 रुपीज के, 4900 रुपीज के अनलोडिंग चार्जेस। ये क्या है, नॉन रिकरिंग नेचर के हैं। क्लियरेंस चार्जेस 3900 है, ये भी नॉन रिकरिंग नेचर के हैं।
कैरेज इनवर्ड ये भी नॉन रेकरिंग नेचर का है, स्टोरेज एक्सपेंस रेकरिंग नेचर का है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेकरिंग नेचर का है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेकरिंग नेचर का है। क्या जरूरत है हमें रेकरिंग और नॉन रेकरिंग देखने की? ये जरूरत है कि सर हमारे को क्लोजिंग स्टॉक और अबनॉर्मल के अंदर नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंस ही लेने होते हैं कंसाइनी के, ठीक है सर। और कंसाइनमेंट अकाउंट में पूरे के पूरे एक्सपेंस आते हैं, तो जब एंट्री बनेगी ना कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, उसके अंदर तो सारे के सारे आ जाएंगे। गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, 2500 गुड्स जो थी ना वो बेच दी गई कितने की? 25 रुपए की पर यूनिट के हिसाब से फॉर कैश। यानी कि अगर मैं सेल की बात करूं कि उसने सेल्स कितनी की है, तो 2500 यूनिट्स इसने 25 रुपए के हिसाब से बेची है, और 5000 यूनिट्स इसने 32.5 के हिसाब से बेची है, ठीक है। और उसके बाद में उसने कहानी सुनाई थी हमें एक कस्टमर की कि उसने सिर्फ 75% ही पैसा दिया 200 यूनिट्स पे। लेकिन ये कहानी एकदम बेकार है हमारे लिए, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन दी हुई है, तो डेल क्रेडिट कमीशन के देने पे ये जो बैड डेट्स हुए हैं, इंसॉल्वेंसी हुई है, ये इंसॉल्वेंसी कौन बियर करने वाला है? ये इंसॉल्वेंसी कंसाइनी बियर करने वाला है। सो वी आर हार्डली कंसर्न अबाउट दिस मैटर, हमें कोई लेना देना है ही नहीं इससे, ये कंसाइनी ही बियर करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बेकार हो जाती है, बेकार हो जाती है, ठीक है। बस सेल की एंट्री इस अमाउंट से आएगी, एंट्री क्या बन जाएगी? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है सर, ओके। ई पॉइंट भी हमने कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास में बी ने रेमिट किया है अमाउंट ड्यू टू ए आफ्टर डिडक्टिंग 5% कमीशन, जिसके अंदर की डेल क्रेडिट कमीशन भी थी। यानी कि सिंपल सी एक बात है कि यहाँ भी ये हमारे को क्या बताना चाह रहा है कि हमारे पास 2% की डेल क्रेडिट कमीशन है और टोटल हमारी कमीशन कितनी है? 5%। कोई फर्क पड़ता है इससे कि 3 + 2 है या 5 है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि सर डेल क्रेडिट कमीशन भी क्रेडिट सेल्स पे नहीं दिया जाता, टोटल सेल्स पे ही दिया जाता है, ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट कहता है, और इंस्टीट्यूट के आगे हम बोलते नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन था जो कि हमने डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है वो अपने हाथ से करेंगे, लेकिन इस डाटा को लेकर के अब हम चलेंगे आगे वाले डाटा पे। ये क्वेश्चन हमने पढ़ना था केवल। अब जो चीज है मेन क्वेश्चन वो ये है, मतलब उस डाटा के साथ में अब ये चीजें ऐड करनी है हमने। क्या बोलता है ये? सुनो जी कहानी। ये बोलता है, कहता है ऐसा है, आप ऊपर वाले डाटा को ले लीजिए और कुछ मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं? इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि 100 यूनिट्स जो है ना वो स्टिल इन ट्रांजिट है। कोई बात नहीं है, तो हमने इसका ट्रीटमेंट सीखा हुआ है। स्टिल इन ट्रांजिट है तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है ना। स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। हाँ, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये हम अभी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में 100 यूनिट्स जो थी वो सेंड की गई थी, लेकिन लॉस्ट हो गई थी ट्रांजिट के अंदर, एबनॉर्मल लॉस है, और इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किए थे सिर्फ 1800 रुपए। तो एबनॉर्मल लॉस हमें निकालना आता है, लेकिन फिर भी हम अभी निकालेंगे। इसके बाद में लिखा हुआ 100 यूनिट्स और थी जो कि गोडाउन में आग लगने की वजह से खराब हो गई, और इसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया? 1800 रुपए दिया फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम के अंदर। तो ये गोडाउन का लॉस भी हमें निकालना आता है, हमने पिछली क्लासेस में सीखा है। बस जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी प्रोपोर्शनेटली इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये कंसाइनी के गोडाउन में हुआ। भाई लॉस इन ट्रांजिट और लॉस इन गोडाउन का अबनॉर्मल लॉस के अंदर, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? सर एक में कंसाइनी के एक्सपेंस नहीं आते जब लॉस इन ट्रांजिट होता है, क्योंकि जब वो उसके पास पहुंचे ही नहीं है तो उसने उसके ऊपर खर्चे कहाँ किए होंगे। लेकिन जो उसके गोडाउन में हुआ है, आग लगी है, उसके ऊपर तो उसको लाने के लिए नॉन रेकरिंग नेचर के खर्चे उसने किए होंगे ना, तो वो वाले प्रोपोर्शनेटली ऐड होंगे। सिंपल लॉजिकल है। अच्छा, डी पॉइंट के अंदर क्या कहता है? कहता है गोडाउन के अंदर है ना इनहेरिटेंस नेचर है गुड्स की, यानी कि ये इसका नेचर ही है कि ये खराब हो जाता है। तो ये जो है ना हमारे पास में, ये हमारे नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस के अंदर बस एक बात समझ लेना कि यूनिट्स जो है ना वो डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन अमाउंट रिकवर नहीं होता।
अमाउंट कोई रिकवर नहीं होता। तो नॉर्मल लॉस है ये हमारा, और नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट हम बस यूनिट्स को कम करके करेंगे, कुछ भी अमाउंट हमारा कम नहीं होता, अमाउंट को कम नहीं करेंगे, अमाउंट उतना ही बना रहेगा। यानी कि अगर 500 गुड्स थी, मान लीजिए 500 में से 100 गुड्स खराब हो गई हैं, 500 गुड्स 2 लाख रुपए की थी, ठीक है ना, ₹2 लाख की थी, तो अब हम क्या कह सकते हैं, पर यूनिट कॉस्ट में सर 2 लाख रुपए की 400 यूनिट है, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट किसी भी तरीके से कम नहीं हो रही, क्योंकि कुछ अमाउंट रिकवर ही नहीं हो रहा। तो अब 2 लाख रुपए को हमें 400 गुड्स से रिकवर करना है जो हमारे पास में है, इसी को हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। अब नॉर्मल लॉस को तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से नहीं करते, इंश्योरेंस कंपनी पे डाल देते हैं जितना भी होता है, लेकिन नॉर्मल लॉस का ये ट्रीटमेंट हमारे को करना होता है। अब ये किस तरीके से होगा ये हम करेंगे मतलब अभी कर रहे हैं, इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। तो किसी पर्सन को, किसी बच्चे को अगर डाटा में कोई दिक्कत है तो वो मेरे को बता सकता है। डाटा में अगर कोई दिक्कत है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलें जी, चलें आगे, ठीक है, ओके। चलो फिर एक काम करते हैं, अपना वो जो ऊपर वाला डाटा था उससे हम बना लेते हैं क्या, अपना कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मैं यहां पे ही बना लेता हूं एक कंसाइनमेंट अकाउंट। आप लोग भी बनाइए मेरे साथ में। क्या आप बनाना पसंद करेंगे? बिल्कुल सर, बनाना क्या है, टीपना है, हम तो टीपने में नंबर 1 है। तो यहां पे लिखा कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। कृपया बातें ना करें, बातें करने का कोई भी काम नहीं दिया गया आप लोगों को। जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे गुड्स कंसाइंड थे कितने, 10,000 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया अपने पास में, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहली चीज, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। 10,000 यूनिट्स थे सर, 25 रुपए का एक यूनिट था एट इनवॉइस प्राइस, 2.5 लाख रुपए का सामान था। अब क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे था तो हम लोगों ने सीखा था कि एलिमिनेशन करना पड़ता है हमें प्रॉफिट मार्जिन का, है ना। मैंने बताया था आप लोगों को क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सर डिस्क्लोजर एज अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 सामने आ जाता है, और साथ ही कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल भी सामने आ जाता है, तो हमें उसको एट कॉस्ट लेके आना पड़ता है। तो डिस्क्लोजर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 2.5 लाख रुपए पे लिख रहे हैं इनवॉइस प्राइस पे, और इसको एट कॉस्ट लाने के लिए इसकी प्रॉफिट मार्जिन को सामने एलिमिनेट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एंट्री क्या बना दी, बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अब ये कितना है सर, 2.5 लाख रुपया यदि अपने आप में, देखो क्या बोला गया था ऊपर, बताइए कितना है, 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि 125% हो गया। कॉस्ट बेस लेंगे 100%। तो हमने क्या किया सर, हमने कहा यदि 2.5 लाख रुपया अपने आप में 125% है तो बताइए 25% कितना होगा, कितना, 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। अब कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किए हैं वो हम लिख देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 47,500 है। कंसाइनी के एक्सपेंस भी थे कुछ, और एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। हाँ, कंसाइनी का नाम लिखना है हमने, टू बीज अकाउंट। और उसके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं कैलकुलेट करके बताओ, जो हमारे पास में डी पॉइंट के अंदर लिखे हुए। कितना बताया आप लोगों ने, 36,200, 26,200। अच्छा ठीक है, आपने कहा और मैंने मान लिया 250। तो ठीक से क्यों नहीं बताते हो एक बार में। ओके, टोटल अमाउंट ले लिया हमने, ये पता लग गया 26,200 कैसे आया। अच्छा, तो हमारे पास में हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया,
थर्ड नहीं हुआ अभी, तो थर्ड के लिए हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, और जर्नल एंट्री अभी हमने बनाई भी थी, और हमारे डिस्काउंटिंग चार्जेस बीच में आए थे जो कि आप लोगों ने मेरे को बताया था 3750 थे, तो वो लिख सकता हूं मैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, $3750। अच्छा, थर्ड पॉइंट भी हो गया और फोर्थ पॉइंट भी हमने कर दिया, ठीक है। अब सेल की बात आई थी हमारे पास में, ठीक है सर, सेल कर देते हैं। एंट्री क्या बन जाएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ठीक है, और मैंने यहां पे लिख दिया बाय बीज अकाउंट। और सेल कितनी की थी हमने, 2500 यूनिट्स तो हमने बेचे थे 25 के हिसाब से, और 5000 यूनिट्स हमने कितने रुपए के हिसाब से बेचे थे, 32.5 के हिसाब से। तो ये अमाउंट कितना आ जाता है, ऊपर वाला कितना 62,500, 1,62,500, टोटल कितना आ गया 2,25,000। ठीक है जी, धन्यवाद। 2,25,000, ओके। अच्छा, ठीक है सर। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, कमीशन देनी है उसको, 5% दे देंगे टोटल सेल्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ बात उन्होंने की ही नहीं हमसे, तो हमने यहां लिख दिया टू बीज अकाउंट, ये हमने कमीशन देनी है इसको। और हम यहां एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन, अलग से बता देना, हालांकि स्ट्रेट अवे ही है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। 2,25,000 रुपए का 5%, 11,250। $2,25,000 का 5%, ठीक है जी, इसको हटा ही देते हैं हम यहां से। अच्छा जी, और क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, ऊपर के डाटा में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ऊपर वाले का काम खत्म हो गया सर हमारे पास। चलो जी, अब देखो नीचे वाली ट्रांजैक्शन क्या कहती है, ध्यान से सुनो मेरी बात प्लीज। नीचे वाली ट्रांजैक्शन क्या कहती है, कहता है ऐसा है 100 यूनिट स्टिल इन ट्रांजिट थे। अच्छा, हम ना एक इसका ना एक छोटा सा चार्ट बना लेते, एक इस तरीके से काम बना लेते हैं कि जिसके अंदर की हम सब कुछ एक जगह पे लिख सके, ठीक। तो क्योंकि डाटा इसके अंदर ज़्यादा दिया हुआ इसलिए हमने बना दिया, इसलिए हम बनाएंगे। तो ना आप इस तरीके से ना कॉलम बना लो, ये वर्किंग नोट है हमारा, ये है हमारे पास में पर्टिकुलर्स, ठीक, और ये हमारे पास में यूनिट्स और रुपीस, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और रुपीस। अगर कोई बात समझ में ना आए ना दोबारा पूछ लेना मुझसे, दोबारा मतलब साथ में टोक करके पूछ लेना। हाँ जी सर, हमने गुड्स कितने कंसाइन किए थे, एक सेकेंड ठहरना।
हाँ जी, हमने गुड्स कंसाइंड किए थे और कितने की कॉस्ट थी उसकी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड बताओ मेरे को कितनी थी, जल्दी बताओ ना। 25, 25 रुपए इनवॉइस प्राइस था, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं आपसे, पर यूनिट था ना वो। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं टोटल अमाउंट कितना था? 2 लाख था ना, 2.5 लाख में से 50,000 हमने कैंसिल कर दिए थे, तो 2.5 लाख रुपए मैं यहां लिख दूं और 2 लाख रुपए मैं यहां लिख दूं, कॉस्ट इतनी थी, ठीक है ना, कॉस्ट इतनी थी, ओके। और यूनिट्स कितने सेंड किए थे सर? 10,000। अच्छा, ये कहानी यहां तक थी। एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर ने कॉस्ट को बढ़ा दिया होगा क्या? एक्सपेंस बाय कंसाइनर ने कॉस्ट को बढ़ा दिया होगा? हाँ सर बढ़ा दिया होगा। कितने के किए इसने? 47,500। क्या यूनिट्स भी बढ़े होंगे? नहीं सर, यूनिट्स तो उतने ही थे, उन्हीं चीजों को भेजने में उसने कुछ खर्चे किए हैं, तो मैं यूनिट्स के आगे डैश लगा देता हूं, ठीक है सर, ओके। अब अगर मैं ये कहता हूं कि हमारे पास में कितना एक्सपेंस हुआ है आज तक का, तो वो हुआ है 2,47,500 और कितने यूनिट्स हैं मेरे पास में सर? 10,000। यहां तक की कहानी है। तो मैं क्या कह सकता हूं सर? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड $2,47,500 में 10,000। अच्छा, ये तो मैंने लिखा ही है, दोबारा क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। देखो, आधे अक्षर नाराज हो गए, आधे वर्ड्स नाराज हो गए, हम नहीं जा रहे। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड, ठीक है। अब एक बात बताओ, यात्रा में जाते समय कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, लिखा है ना यहां क्वेश्चन के अंदर, देखो 100 यूनिट्स आर स्टिल इन ट्रांजिट और 100 यूनिट्स लॉस्ट हो गए, ठीक है। तो जो यात्रा में जाने के दौरान हमारे पास में ट्रांजिट में है, उनकी कॉस्ट कितनी होगी? तो मैं यहां लिख देता हूं जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। ठीक लिखा मैंने? बात समझ में आई आपको कि उनका दाम कितना है? अच्छा, तो हमने कहा दाम कितना है, क्या पूछते हो? हमने तुम्हें अभी बताया है 2,47,000, 2,47,500, ठीक है जी। 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो बताइए 100 यूनिट्स की कितनी होगी? 100 ही थे ना? 2,475, 100 यूनिट्स की। और सेम ही ये सेम था, ये भी से 100 यूनिट्स थे, तो यहां पे भी सेम ही चीज लिख सकता हूं, सेम एज अबव। बोलो, ये बात समझ में आई है? तो मेरे पास में क्या आ गया? मेरे पास में दाम आ गया जो गुड्स इन ट्रांजिट हैं। सर, गुड्स इन ट्रांजिट के अंदर अभी तक कंसाइनी के एक्सपेंस क्यों नहीं जोड़े गए? सर कैसी बात कर रहे हो? जब गुड्स इन ट्रांजिट ही है, कंसाइनी के पास पहुंचे ही नहीं, तो कंसाइनी ने उसके ऊपर कहां खर्चा किया होगा? तो क्या हमारा एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट निकल के आ गया? हां आ गया। क्या हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट निकल करके आ गया? हां सर आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो क्या मैं ऊपर जाऊं अपने क्वेश्चन में? हां हां,
ये कॉस्ट कॉस्ट के हिसाब से निकाला है मैंने, इनवॉइस वैल्यू में ऐड कर सकता हूं उसके अंदर। हाँ जी हाँ जी, ये टेबल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा सुनो ना, मैं क्या बता रहा था तुम्हारे को, हाँ इन ट्रांजिट 2475 कॉस्ट है हमारे पास में। अच्छा एक बात बताओ, अब मैडम ने एक बात बहुत अच्छी पूछी, कहती है सर अब ना आप पता है क्या करने वाले हो, यहां पे लिख देने वाले हो बाय गुड्स इन ट्रांजिट। बाय गुड्स इन ट्रांजिट आप इतना लिख देने वाले हो, कितना लिख देने वाले हो? आपने लिख दिया सर यहां पे हमारे पास में कि 2475। और इसके अंदर क्या है हमारे पास में, इसके अंदर हमारे पास इंक्लूड है हमारे एक्सपेंस भी, और ये अपने आप में ना कॉस्ट पे है, तो क्या इसकी प्रॉफिट मार्जिन मेरे को एलिमिनेट करनी पड़ सकती है? सर जो चीज उसके अंदर ऐड ही नहीं है उसको मैं सामने एलिमिनेट कैसे कर सकता हूं? ये बात समझ में आई? तो ये कॉस्ट ही है उसकी। हाँ अगर हमारे को उस तरीके से दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसका अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक टेबल के अंदर कर रहा हूं सारी चीजें, तो मैंने उसको कॉस्ट पे ही दिखा दिया। अब मैं प्रॉफिट मार्जिन सामने एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने उसका एलिमिनेट करना ही है टेबल के हिसाब से, फिर नहीं काम हो सकता, क्योंकि वो तो ऊपर से चलता आ रहा है, वो कॉस्ट थी। अगर आप इनवॉइस प्राइस पे लोगे तो एलिमिनेट करोगे प्रॉफिट मार्जिन, दोनों ही चीजें सही है। ठीक है, ओके। जिसको हमने, आप देख सकते हो, जिसको हमने प्रॉफिट मार्जिन पे लिखा उसका प्रॉफिट मार्जिन सामने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन जिसको हमने कॉस्ट पे ही लिखा उसको हमने सामने कैसे कर सकते हैं? तो ये ऑलरेडी कॉस्ट पे आ गया, आंसर रिमेन सेम। ओके जी, अब मैं एबनॉर्मल लॉस लिख सकता हूं बाय एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, और ये तो हमेशा कॉस्ट पे ही आता है। ठीक है, और ये कितना था? ये भी 2475 था। ये इसको दे देता हूं नंबर 1। 1800 रुपए इससे रिकवर भी होने ना हमको, तो क्या मुझे एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए सर। ये मैंने बनाया सर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और ये किसकी बुक्स में है सर? कंसाइनर की बुक्स में ही है। इंश्योरेंस का पैसा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ही तो दिखाऊंगा, वही तो मैं कहता हूं बार बार। अगर तुमने उस हिसाब से करने की कोशिश की तो फिर तुमने काम खराब कर दिया। देखो मैं बताता हूं तुम्हारे को, यहां पे ना हमेशा ही ग्रॉस अमाउंट आना है, यानी कि बिफोर इंश्योरेंस। अगर तुमने इंश्योरेंस क्लेम भी यहां दिखाना है तो यहां पे ये जो अमाउंट है ना, ये आफ्टर वाला आना चाहिए और फिर इंश्योरेंस क्लेम आना चाहिए, तब भी तो दोनों का मतलब सेम ही है। तो मैं क्यों कोशिश करूं खराब करने की? मैं तो क्या करता हूं, अपना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेता हूं। ठीक है जी, अपना एबनॉर्मल लॉस अकाउंट मैंने बनाया, और मैंने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के अंदर यहां क्या लिख दिया? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना था? 2475। और अब मेरे को इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस मेरा कम हो गया, इंश्योरेंस कंपनी उस अमाउंट को एडमिट करके मेरी डेटर बन गई, इसलिए डेबिट हो गई। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया सर? बाय इंश्योरेंस कंपनी लिख दिया, कितना? 1800 रुपए। देखो नेट इफेक्ट वही आ गया ना। और फिर मैं क्या कहता हूं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? बैलेंसिंग फिगर
2475 में से माइनस 1800 कितना हुआ? बोलो। 675 क्या कह रहे हैं मैडम आप? जो गोडाउन वाला आएगा, हाँ, उसको भी इसी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में दिखा दूंगा। अभी तो पी एंड एल सिर्फ डेबिट हुआ है सिर्फ उतने ही अमाउंट से जितने की लॉस इन ट्रांजिट हुए थे। अभी आगे चलने दो क्वेश्चन को, गोडाउन पे भी आएंगे। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या? चलो ठीक है जी, तो ये बना लिया आपने। अच्छा, अब उसी टेबल पे आगे चलते हैं। सामान पहुंच गया और ये क्या हो गए, यूनिट्स हमारे कम हो गए एक तरीके से। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, इतने यूनिट्स इन्होंने रिसीव किए होंगे, मानते हो? ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी मिस्टर बी। 9800 गुड्स उन्होंने लिए हैं ना, ठीक है। और अगर ये अमाउंट भी मैं यहां से माइनस कर देता हूं, क्योंकि ये तो मैं इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल चुका था और इंश्योरेंस कंपनी ने जितना देना था उतना देना था और जितना नहीं दिया उसको मैंने पी एंड एल अकाउंट में डाल दिया है ना। तो अब मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई सर। तो 9800 गुड्स उसने कितने के लिए हैं बताना जरा? 242500। ओके, कितना है? 550। अच्छा, 550, ये इसके पास में कॉस्ट आ गई, गुड्स रिसीव किए जो इसने। अच्छा ठीक है सर, अब मैं क्या करता हूं, इसके एक्सपेंस से फिर से कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंसाइनी के एक्सपेंस। तो मैं यहां लिखता हूं एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। बोलो कितने कंसाइनी ने एक्सपेंस किए हैं और कौन से लेने हैं? सर याद रखना, नॉन रेकरिंग नेचर वाले ही लेने हैं। कितने कितने थे वो बताओ? 4900, 3900 और 1000, यही तीनों थे बस। तो टोटल कितने हो गए? 9800। क्या कॉस्ट भी क्या यूनिट्स भी बढ़ी हैं? नहीं सर। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास में क्या आ गया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी कितना था? डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये अमाउंट कितना आया था? 252350 और 9800 गुड्स है, तो पर यूनिट निकाल सकते हैं हम कितने की आ गई है ना। अच्छा जी, अब क्या हुआ था, इसके गोडाउन में लॉस हो गया था कुछ, तो एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन। हाँ जी सर, 2,52,350 यदि दाम है 9800 गुड्स का, तो बताओ 100 यूनिट्स खराब हुई थी ना, 100 यूनिट्स का कितना होगा? 2575 का लॉस हुआ और 100 यूनिट्स कम हो गई। ये अपन किसके ऊपर डालने वाले? इंश्योरेंस कंपनी पर डालने वाले है ना।
ठीक है, तो अपने मेन क्वेश्चन के अंदर चलें और यहां लिख दें बाय एबनॉर्मल लॉस इन गोडाउन। ये सेकेंड वाला है और ये इसका दाम कितना था 2575। और अब अपने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में गया मैं और वहां क्या लिखा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना था 2575 और इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिटेड किया कितना 1800। वो तो आगे बढ़ती ही नहीं 1800 से, तो रिमेनिंग लॉस कहां चला गया जी P&L अकाउंट में। कितना 2575 माइनस 1800 कितना 775 और ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट मेरा खत्म हो गया। दो एबनॉर्मल लॉस थे मेरे पास। ठीक है जी, ओके डन। ठीक है सर, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी का एडजस्ट कर दिया अपना अमाउंट। अच्छा जी, अब हमारा कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है, वापस आते हैं अपनी उसी टेबल पे। हमारे नॉर्मल लॉस हुए हैं सर, हमारे क्या हुए हैं अब नॉर्मल लॉस इन गोडाउन। कितने यूनिट 100। अब हम इसकी कॉस्ट निकालें क्या? नहीं सर मत निकालो। क्यों मत निकालो? क्योंकि इससे कुछ रिकवर तो होना नहीं है, नॉर्मल लॉस से कुछ रिकवर नहीं होना। तो अब हमारे पास में कितने यूनिट्स हैं? देखो 100 और कम हो गए और इससे कुछ रिकवर भी नहीं होना, तो कितना हो गया 9600 की कॉस्ट कितनी थी? इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, 249775। ठीक है जी, इतनी थी। अच्छा ठीक है सर, ये 9600 थे और 9600 में से हमने बेच दिए थे कितने, जल्दी बता दो। 7500 बेच दिए थे, तो रिमेनिंग कितने रह गए 2500 2100। तो हम कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड, हमने 7500 यूनिट बेच दिए और 7500 यूनिट्स का दाम कितना था 249775। यदि दाम था 9600 का, तो बताइए 7500 यूनिट्स का कितना था? क्यों नहीं बता देते? 1,95,126 136। अच्छा 137 राउंड ऑफ करके। ठीक है जी, ये तो कॉस्ट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेल प्राइस तो सेल प्राइस है। लेकिन हमारे को क्या मिल जाएगा अब? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 2100 का, और कितना है 5 माइनस करके बताओ कितना आया 54638। चेक करो 54638, इतना ही है। ये हमारी कॉस्ट आ गई। अच्छा, अब मैं ऊपर जाता हूं अपने अकाउंट के अंदर और यहां पे इसको एट कॉस्ट ही लिख देता हूं, बाय क्लोजिंग बाय स्टॉक विद कंसाइनी, बाय स्टॉक विद कंसाइनी। कितना अमाउंट था 54638। सर आपने ना इसको
लिख दिया है किस पे, एट कॉस्ट। ठीक है, तो क्या हमारे को यहां पे प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है? नहीं। तो क्या मैं एलिमिनेशन करना पड़ेगा? नहीं। हमने ना मजबूरी में ये काम किया है। क्यों? क्योंकि मेरे ऐसा ना क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता था कि अगर इतना लंबा क्वेश्चन आ जाए तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, स्टेटमेंट बना करके। बात समझ में आई? तो जिस चीज को, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ध्यान क्या रखना था, एबनॉर्मल लॉस तो हमारे आते ही एट कॉस्ट हैं, लेकिन एक तो गुड्स इन ट्रांजिट और एक क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट आया, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और इंक्लूड नहीं है तो एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी मजबूरी थी क्योंकि क्वेश्चन लेंदी था और हमें टेबल बनाना था। ठीक, अब हमारे पास में कितना अमाउंट आ गया, जल्दी से बता दो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर। हाँ जी, क्या चीज? आप यहां तो थोड़ा तेज बोलिए वरना मत बोलिए। हाँ, तो वो कॉस्ट पे आ जाता था। हाँ, करते थे। हाँ, इसमें इसलिए नहीं किया बेटा, ये ऑलरेडी कॉस्ट पे है। और डिस्क्लोजर वाली बात आपकी सही है, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहां पे डिस्क्लोज करने के लिए वर्किंग नोट भी तो सारा बनाया है ना। तो ये हमारी एक मजबूरी थी कि हमने इसको एट कॉस्ट पे लिया। अगर आप चाहो इंडिविजुअली, देखो मैं आपको समझाता हूं, अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल, बेटा शांत रहो, वो आपके बीच की बच्ची है और आपका भी ये डाउट हो सकता है। मेरी बात तो सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। ऐसा है, अगर आप चाहो एक वर्किंग नोट बनाओ, जैसे हम पिछली क्लासेस में बनाते रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उसके अंदर इनवॉइस प्राइस लो, उसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस लो कंसाइनर के, उसके अंदर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस लो कंसाइनी के, और फिर यहां पे इनवॉइस प्राइस पे उसको निकाल दो, और फिर उसकी प्रॉफिट मार्जिन अलग से लोडिंग जो है वो निकाल दो। लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी था, इस वजह से मैंने इसको एट कॉस्ट ही कर दिया। आंसर रिमेन सेम, और ये हमारी जरूरत थी इस क्वेश्चन की, वैसे हम उसको इनवॉइस प्राइस पे ही लेते हैं। ठीक, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्या बच्चे? हाँ, वो हटा के लेंगे, एक्सपेंस नहीं डालना उसके अंदर फिर। ठीक है, अच्छा चलो, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन जो भी आ जाएगा 1587। ठीक है जी, टू P&L अकाउंट। लॉस है, इसको ठीक से निकालो, प्रॉफिट है या लॉस है, जल्दी से ठीक से निकालो। लॉस ही आ रहा है, कितने का? 1587। ठीक, अच्छा जी।